लाख टके की बात स्पेशल में बात कोरोना के पोस्ट इन्फेक्शन की, वो बीमारी जो लगातार अब लोगों को डरा रही है, खासकर उन लोगों को जो कोरोना से उभर कर सामने आ चुके हैं, लेकिन अब जो इन्फेक्शन सामने आ रहा है वो जानलेवा है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस से दर्दनाक मौत। अहमदाबाद से दिल्ली तक ब्लैक फंगस की दहशत। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को देखकर आप दहल उठेंगे। कोरोना के बाद हो रही इस बीमारी से आपको नर्क के दर्शन हो जाएंगे। व्यक्ति अपना चेहरा तक नहीं पहचान पाएगा। चेहरे पर जगह जगह घाव, सूजी आंखें, जबड़ा खराब। एक इन्फेक्शन का इतना खौफनाक असर कि शख्स दहशत में आ जाए। कोरोना से ठीक हुए मरीजों में खौफनाक इन्फेक्शन। कोरोना की वैक्सीन की चर्चा के बीच कोरोना की वजह से होने वाली एक बीमारी से हड़कंप मचा है। कोरोना मुक्त मरीजों में पोस्ट कोरोना सिंड्रोम से मचा है हाहाकार। कोरोना से ठीक हुए मरीजों में एक खतरनाक इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों पर कस रहा है फंगल इन्फेक्शन का फंदा। इस बीमारी से इंसान अंधा हो सकता है। बीमारी से जबड़ा और चेहरा खराब हो सकता है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में जो 12 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, उसने कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टर्स की मुश्किल बढ़ा दी है। ये इन्फेक्शन नया नहीं है, लेकिन बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। ब्लैक फंगस या म्यूकोर माइकोसिस का अटैक। गंगाराम हॉस्पिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार उनके यहाँ पोस्ट कोविड या मतलब कोविड ठीक होने के बाद 13 मरीजों में फंगल इन्फेक्शन या ब्लैक फंगस पाया गया है। और इस ब्लैक फंगस में जो उन लोगों में प्रॉब्लम आई है कि स्टफी नोज है, ड्राई नोज है, नेजल ब्लॉकेड है, फेशियल स्वेलिंग है, कई की आईसाइट भी खराब हो गई और उसके बाद कई में ब्रेन इन्फेक्शन होकर एनकेफेलाइटिस जैसे सिम्टम्स भी आए हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि कोविड की वजह से म्यूकर माइकोसिस के मामले बढ़ रहे हैं। ये बीमारी बेहद खतरनाक है। अब तक इस केस में 50% मामलों में मौत देखी गई है। 50% मामलों में आंखों की रोशनी चली जाती है। नाक और जबड़ा पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। कि इम्यून सिस्टम शरीर का इतना कमज़ोर हो जाता है कि वातावरण में जो इन्फेक्शन है, जो फंगस के हैं, जो मोल्ड्स या स्पोर्स फंगस के घूम रहे हैं वातावरण में, वो शरीर में प्रवेश कर जाता है इन्हेलेशन के द्वारा या कट के द्वारा, वुंड के द्वारा। आंख, जबड़ा, दिमाग, इस फंगल इन्फेक्शन का चौतरफा अटैक होता है। इस बीमारी के लक्षण की बात की जाए तो सबसे पहले बाईं नाक बंद होती है। 2 दिन के अंदर गला, 2 दिन के अंदर गाल और आंखों में सूजन आ जाती है। देर से पता चलने पर नाक का इन्फेक्शन आंखों तक पहुंच जाता है। आंख के बाद अगर ये ब्रेन तक पहुंच गया तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। कोरोना मरीजों के लिए एक नई खतरे घंटी, एक नया संक्रमण माइक्रोमाइकोसिस संक्रमण फैल रहा है, जो ऐसे कोरोना मरीजों को हो रहा है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ठीक नहीं है। सर गंगाराम हॉस्पिटल की अगर बात करें तो यहाँ पे ऐसे पेशेंट आए हैं जिनमें ये संक्रमण फैला और जिसका असर उनके आंख, नाक और जबड़ों पे हुआ है। सबसे पहले इस केस की चर्चा अहमदाबाद में हुई और अब दिल्ली में इस खतरनाक बीमारी के मामले सामने आए हैं। पिछले 15 दिन में म्यूकर माइकोसिस के केस बढ़े हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनमें इस बीमारी का अटैक कहीं ज्यादा हो रहा है। टीम न्यूज नेशन। चलिए अगली खबर कोरोना से जुड़ी है, मुंबई से सामने आई है। दरअसल में जिन लोगों को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन देने की बात हो रही है उसमें हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं। लेकिन मुंबई में हेल्थ वर्कर्स में वैक्सीन को लेकर डर समाया हुआ है। ऐसा क्यों है, इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई के हेल्थ वर्कर्स में वैक्सीन का डर क्यों? कोरोना वैक्सीन लेने को लेकर पूरा देश उत्सुक है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स को वैक्सीन देना है, लेकिन मुंबई के स्वास्थ्य कर्मचारियों में वैक्सीन को लेकर असमंजस है। ऐसा क्यों है? वैक्सीन को लेकर कोरोना वॉरियर्स आखिर डरे क्यों हुए हैं? इसके लिए हमने डॉक्टर दंपति से बात की। ये जो वैक्सीन्स है कोविड के लिए, ये पहली बार आ रहे हैं, कम समय में बन रहे हैं कंपेयर टू नॉर्मली जो वैक्सीन्स बनते हैं। नॉर्मली कोई भी वैक्सीन बनने के लिए 15-20 साल लगते हैं, ये हम ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर अंदर बना रहे हैं। मे बी कोई भी चीज़ जब नहीं हो तो उसके लिए संकोच होना लाजमी है। पूरे मुद्दे पर हमने कई डॉक्टर्स से बात की और इसमें वैक्सीन को लेकर आशंका की वजह सामने आई। कोरोना वैक्सीन बेहद कम समय में तैयार हुई है। यही वजह है कि हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स इसे लेने से हिचक रहे हैं। फाइजर की तैयार वैक्सीन पर भी हेल्थ वर्कर को आशंका है, क्योंकि ये वैक्सीन RNA की मदद से तैयार हुआ है। वैसे ज्यादातर डॉक्टर वैक्सीन पर पूरा भरोसा होने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स में हिचकिचाहट कई सवाल भी खड़े कर रही है। पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। और अब आपको बताते हैं कोरोना का क्या कुछ असर पड़ रहा है संसद पर। दरअसल में विपक्ष की भारी मांग के बावजूद सरकार ने इस साल संसद का शीतकालीन सत्र न बुलाने का फैसला किया है। सरकार ने इसके पीछे कोरोना महामारी को वजह बताया है और अब तक ऐसा चौथी बार होने जा रहा है जबकि शीतकालीन सत्र को
रद्द किया गया है। सड़कों पर किसान हैं, नए कृषि कानून पर देश में घमासान है। ऐसे में विपक्ष के हाथ से सरकार को सदन में घेरने का एक और मौका निकल गया। इस बार संसद का शीतकालीन सत्र न बुलाने का फैसला लिया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है, कोरोना के चलते शीतकालीन सत्र नहीं होगा। अब सीधे जनवरी में बजट सत्र बुलाया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया है कि कोरोना संकट खत्म नहीं हुआ है, दिसंबर आधा बीत चुका है, कोरोना वैक्सीन जल्द आने वाली है, सभी पक्ष सत्र को रोकने पर सहमत हैं, जनवरी में सीधे बजट सत्र बुलाया जाएगा। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि संसद का शीतकालीन सत्र 3 हफ्ते की अवधि का होता है और आमतौर पर यह नवंबर के तीसरे हफ्ते से शुरू होता है। नियम के मुताबिक 6 महीने के अंदर संसद के सत्र को बुलाया जाना जरूरी है। इसीलिए शीतकालीन सत्र रद्द करने को लेकर सरकार किसी भी तरह के दबाव में नहीं है और सरकार के पास इसे रद्द करने का बड़ा कारण भी है, क्योंकि इससे पहले मानसून सत्र पर भी कोरोना की मार पड़ चुकी है। इससे पहले संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर को बुलाया गया था। इसे 1 अक्टूबर तक चलना था, लेकिन 8 दिन पहले ही सत्र रद्द करना पड़ा, क्योंकि सत्र के दौरान दोनों सदनों के 40 सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अगर मौजूदा दौर की बात की जाए तो देश में कोरोना की रफ्तार कम जरूर हुई है, लेकिन थमी नहीं है। 90 लाख से ज्यादा लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं। ये तादाद तेजी से 1 करोड़ की ओर बढ़ रही है। दिल्ली में भी कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में शीतकालीन सत्र रद्द होता है तो ऐसा चौथी बार होगा। इससे पहले 1975, 1979 और 1984 में भी शीतकालीन सत्र नहीं हुआ था। टीम न्यूज़ नेशन। अगली खबर हिंदुस्तान के सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे से जुड़ी है, जो इस वक्त सऊदी अरब यूएई के दौरे पर हैं। उनका दौरा है, लेकिन उस दौरे की छटपटाहट देखी जा रही है पाकिस्तान में। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ये वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर पूरा पाकिस्तान परेशान है। पाक फौज के मुखिया जनरल बाजवा बेचैन है तो वजीर आजम इमरान खान भी हैरान है, क्योंकि जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है। इंडियन आर्मी के चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे पिछले 1 हफ्ते से यूएई और सऊदी अरब के दौरे पर है, जहां उनका जोरदार इस्तकबाल हुआ। इस तस्वीर को भारतीय सेना ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया है। इसमें जनरल नरवणे सऊदी अरब की सेना के प्रमुख जनरल फयाद बिन हामिद के साथ देखे जा सकते हैं। जनरल नरवणे की इन तस्वीरों की चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में जोर शोर से की जा रही है। इमरान की विदेश नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं और सऊदी जैसे दोस्त को भी पाकिस्तान से दूर करने के लिए उन्हें पानी पी पी कर कोसा जा रहा है। अब तक पाकिस्तानी सेना प्रमुख के लिए सऊदी अरब जाना आम बात थी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। जनरल नरवणे पहले भारतीय सेना प्रमुख हैं जिन्होंने सऊदी अरब और यूएई का दौरा किया है। सऊदी अरब और यूएई के लिए पाकिस्तान की अहमियत उसकी फौज की वजह से ही थी, लेकिन अब भारत की फौज इन देशों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाएगी, जिससे इन मुल्कों की पाकिस्तान पर बची कुची निर्भरता भी खत्म हो जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स की, जहां नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल से सबसे ज्यादा परेशान हुए मरीज और उनके तीमारदार। कई सर्जरी टालनी पड़ी तो इलाज के लिए आए लोग भटकते रहे। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि हड़ताल से लौट आए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नर्सिंग स्टाफ अब काम पर लौटने जा रहा है? दिल्ली एम्स में नर्सों की हड़ताल। महामारी के दौर में मरीज हुए बेहाल। होता है एडवर्टाइज है, उसका इलाज नहीं हुआ। आपकी आंखों में आंसू, मैं समझ सकता हूँ, एक दर्द है। कई मांगों को लेकर नर्स संघ की हड़ताल। हमारी भी कुछ डिमांड है। हमने एक महीना पहले इंटीमेशन दिया था, उसके बारे में भी प्रशासन ने कुछ सोचना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं किया। देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स में हर दिन की तरह आज भी मरीज कपकपाने वाली सर्दी के बीच तो पहुंचे थे सुकून और राहत की उम्मीद लेकर, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उनकी उम्मीद काफूर हो गई, क्योंकि यहाँ का नर्सिंग स्टाफ स्ट्राइक पर था। नर्सिंग स्टाफ का आरोप है कि उनकी मांगों को सरकार और एम्स प्रशासन नहीं मान रहे। हमारी मांगों को किसी टाइप से भी इन्होंने सॉल्व करने का मुद्दा ही नहीं रखा है, हमारे से बात करने की भी कोशिश नहीं की। नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल से एम्स के मरीजों की परेशानी बढ़ गई। अस्पताल में इमरजेंसी सेवा ठप हो गई, जिससे दूर दूर से इलाज के लिए एम्स पहुंचे मरीजों को खाली हाथ लौटना पड़ा। अस्पताल में भर्ती मरीजों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो इससे तीमारदार भी परेशान रहे। हड़ताल कर रहा नर्सिंग स्टाफ छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहा है। साथ ही उनकी मांग है कि एम्स में अनुबंध पर भर्ती खत्म की जाए।
हड़ताल कर रहा नर्सिंग स्टाफ नर्स भर्ती में लैंगिक आरक्षण को भी खत्म करने की मांग कर रहा है। I appeal to all the nurses, all the nursing officers, not to go on strike and not to make us feel embarrassed about the dignity that we have as far as the nurses are concerned. इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने हड़ताल पर जाने वाले नर्सिंग स्टाफ को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि हाईकोर्ट का आदेश न मानने वालों पर कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट ने भी नर्सिंग स्टाफ को हड़ताल से वापस आने को कहा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बवाल की। जी हां, राज्य में मची सियासी खींचतान के बीच चुनाव आयोग की टीम 17 दिसंबर को पश्चिम बंगाल जाएगी। वहीं आज बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की और बंगाल में चुनावी हिंसा की शिकायत की। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर गरमाई सियासत। गद्दी की लड़ाई चुनाव आयोग तक आई। हिंसा और आरोप प्रत्यारोप के बाद अब पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में राजनीतिक हिंसा का हवाला देते हुए बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। बंगाल बीजेपी के नेता स्वपन दास गुप्ता, सब्यसाची दत्ता और सांसद लॉकेट चक्रवर्ती चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने बीजेपी की तरफ से आयोग को 2 पेज का ज्ञापन सौंपा। इसमें बंगाल में बढ़ रही राजनीतिक हिंसा के मामले को सामने रखा और एक्शन की मांग की। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने आरोप लगाए कि पुलिस के साथ साथ जो राज्य के कर्मचारी हैं वो भी निरपेक्ष होकर चुनाव के दरमियान काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ, साथ ही कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल राय के ऊपर हमला हुआ, तो वहां की पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी रही और स्थानीय विधायक ने हमला करवाया। स्वप्न दास गुप्ता के मुताबिक जल्द ही चुनाव आयोग की टीम पश्चिम बंगाल का दौरा करेगी। 17 तारीख को सुदीप जैन डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर वो जाएंगे पश्चिम बंगाल में। हम लोग जितना कंप्लेंट दिए हैं, सिर्फ हम लोग नहीं, और भी राजनीतिक दल भी जो कंप्लेंट और ऑब्जर्वेशन किया है वो पूरा जांच करेंगे। पश्चिम बंगाल में दिनों दिन बढ़ रही सियासी सरगर्मी के बीच टीएमसी पार्टी में उठ रही बगावत से बेदम है, तो वहीं बीजेपी टीएमसी के बागियों को साथ कर मिशन बंगाल को कामयाब बनाने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी को जेड सिक्योरिटी दी जाएगी, यानी उनकी सुरक्षा में 5 कमांडो सहित 22 सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। इतना ही नहीं, केंद्र ने शुभेंदु को बुलेट प्रूफ कार भी देने का फैसला किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद से सूबे की सियासत गरमाई हुई है। वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर ममता बनर्जी की हत्या की साजिश का आरोप लगाकर खलबली मचा दी है। कोलकाता से विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब खबर आपके रसोई के बजट से जुड़ी, आपके बजट से जुड़ी। पिछले कुछ महीनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है। एक महीने में तकरीबन 2.5 से 3 रुपए का इजाफा होता रहा पेट्रोल और डीजल के दाम में, लेकिन आज खबर आई एलपीजी के दाम में भी इजाफा कर दिया गया। एक तरफ कोरोना महामारी की मार है तो दूसरी तरफ महंगाई सुरसा की तरफ मुंह फैला रही है। ऑयल कंपनियों ने एलपीजी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की है, यानी रसोई गैस के लिए अब आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया गया है, जबकि 5 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत 18 रुपए बढ़ाई गई है। वहीं 19 किलो के सिलेंडर में 36 रुपए 50 पैसे का इजाफा हुआ है। महंगाई के इस बड़े झटके का असर किचन के बजट पर पड़ेगा, क्योंकि राजधानी दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलो के गैस सिलेंडर की कीमत अब 644 रुपए हो गई है। वहीं कोलकाता में इसके लिए 670 रुपए चुकाने होंगे, जबकि मुंबई में ये गैस सिलेंडर 644 रुपए तो चेन्नई में 660 रुपए में मिलेगा। एक तरफ एलपीजी की कीमतें बढ़ी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। बीते एक महीने में पेट्रोल डीजल के दाम में 2.5 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ है। दिल्ली में आज पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि 16 नवंबर को ये सिर्फ 81 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर था। वहीं मुंबई में आज पेट्रोल 90 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर मिला, जबकि एक महीने पहले ये 87 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर था। एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग तब लगी है जब ये खबर आ रही है कि भारत सरकार ने आपदा को अवसर में बदलते हुए सिर्फ 30% कीमत में तेल की खरीद की है, जिससे आपातकाल में 90 दिनों तक पूरे देश की जरूरतें पूरी होंगी। टीम न्यूज नेशन।
चलिए बात करते हैं मेरठ की, जहां एक सनकी भाई ने अपनी छोटी बहन को गोली मारकर उसकी जान ले ली क्योंकि उसने डॉगी के लिए रोटियां नहीं बनाई थी। इस वारदात के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डॉगी की रोटी के लिए कत्ल, रोटी बनाने से किया मना तो भाई ने बहन को मार डाला। ये दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई यूपी के मेरठ से। यह एक सनकी भाई ने छोटी बहन का कत्ल कर दिया। दरअसल बहन ने डॉगी के लिए रोटी बनाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद भाई ने बहन को गोली मार दी। यहाँ पर इन्होंने कही थी कि इनकी सुबह भी मुँह भाषा हुई थी और इन्होंने कुत्ते खाने के लिए कही थी और इन्होंने बनाया नहीं। इन्होंने एक गोली माथे में और एक दिल में मारी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी ने खुद ही पुलिस को फोन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के पास से तमंचा भी बरामद कर लिया गया। इन्हें 18-20 कुत्ते पाल रखे थे और रोज़ अपनी बहन से कहता था कि इनके लिए रोटियां बनाने के लिए। बहन के द्वारा इसके लिए मना किया जाता था कि रोज़ रोज़ वो इतना नहीं कर सकती है। इसी बात पे आज बहन इसको डांट रही थी तो इसने आवेश में आके उसको गोली मार दी है, जिसमें उसकी हत्या हो गई है। घर वालों के मुताबिक आरोपी कई बार परिवार के लोगों पर हमला कर चुका है। ऐसे में पुलिस आरोपी की मानसिक स्थिति का पता लगा रही है। टी न्यूज़ नेशन।